हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। साथ में हम देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट और हम देखेंगे कि किस तरह से एक रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में कवर होने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रिज्म क्या है। देखो, ये प्रिज्म है हमारा, और यदि हम इस प्रिज्म की बात करें तो इसमें कितनी रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। ये देखो देखो, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो वन रेक्टेंगुलर सरफेस ही हो गई। दूसरी इसके पीछे वाली रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई, और थर्ड हो गया इसका बेस में। तो तीन तो होते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर सरफेसेस। थ्री क्या होती हैं आपकी? रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। और दो होती हैं इसमें ट्रायंगुलर सरफेसेस। एक ये हो गई वन, और एक इसके अपोजिट साइड में हो गई। तो टू होती हैं ट्रायंगुलर सरफेसेस। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपने सरफेसेस हैं प्रिज्म की, वो समझ लें कि एक बेस इसका ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर होगा, साथ में दो सरफेसेस होंगी जो रेक्टेंगुलर होंगी। मीन्स कुल मिलाकर के तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस और दो ट्रायंगुलर सरफेसेस प्रिज्म के अंदर होती हैं। तो अब हम करेंगे इसकी एक्टिविटी की, किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। एक्टिविटी करने के लिए वही प्रोसीजर है जैसा कि हमने क्लास लैब में किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमको प्रैक्टिकल करना है। ध्यान से देखना, जब आप लैब में भी करोगे तो कुछ इसी तरह से करोगे। आपने जो बोर्ड होता है ना, उस पर वाइट पेपर को फिक्स करना है। मैंने सपोज इस टैबलेट को अपना बोर्ड बना लिया, यहाँ पे मेरा ये पेपर मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, और इस पेपर को फिक्स करने के बाद हमको इस पर रखना है प्रिज्म। तो हमने सबसे पहले ये रखा पेपर, इसको हमने चारों तरफ से पेन से फिक्स कर दिया। फिर हमने रखा यहाँ पर अपना प्रिज्म। तो ये सपोज मेरा हो गया है प्रिज्म। ठीक है, इस प्रिज्म के बाद में हमने क्या करना है रखने के बाद में, कि हमें दो पिन्स को, पहले हमने प्रिज्म रखा, उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली। फिर हमने प्रिज्म को एक साइड को रखा है। ठीक है, अब प्रिज्म को एक साइड हटाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इंसिडेंट रे की होगी। तो ये सपोज हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है एक इंसिडेंट रे की लाइट। ये लाइट रे हमने ड्रॉ कर ली। इस पे हम दो पिन्स रखेंगे जो कि पी ओ पी क्यू पिन्स हो गई। सपोज यहाँ पर मैंने दो पिन्स लगा दी हैं। फिर हम प्रिज्म को प्लेस करेंगे अगेन, और हम इस तरफ से अपने आई से देखेंगे ये दोनों पिने एक सीध में हैं, और उसी सीध में हमें यहाँ पर दो और पिने प्लेस करनी है। तो ये जो दो दूसरी पिने हम प्लेस करेंगे, इन पिन्स को भी मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। अब जैसे ये यहाँ पर जो दो पिन्स प्लेस होंगी, उसको यहाँ पर हमने दो पिन्स इसी की सीध में प्लेस कर लेना है। तो जो पिन्स हम प्लेस करेंगे वो कुछ इस तरह से, हमने सपोज यहाँ पर दोनों पिन को प्लेस कर दिया। अब हमने क्या किया है, फिर से इसको हटाना है। किसे हटाना है आपको? प्रिज्म को हटाना है, पिन्स को हटाना है, इन पिन्स को भी हटाना है, इनका मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया, हटा करके पिन्स। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये प्रिज्म भी हटाया, और ये एक ऐसी रे बनाई जो कि ये दोनों को मिलाती हुई आएगी। ठीक है, इसको हमने जब रे मिला ली, फिर हमने यहाँ पिन्स को नाम दे दिया आर और एस। एंड देन क्या करना है, हमें यहाँ पर भी ये रे मिला लेनी है दोनों की। ये हमने लाइन मिला दी, तो कुछ इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारा ये पी क्यू रे बन गई और इधर आर एस बन गया। ठीक है, तो हमारी पी क्यू आर एस पिन्स हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये हमारी इंसिडेंट रे है, हमने लिख लिया इंसिडेंट रे। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और प्लस ये हमारी हो गई इमर्जेंट रे। तीनों रेज हमने लिख दी। यहाँ पर एरो भी लगा सकते हो, इस तरह से कुछ एरो लग जाएंगे आपके तीनों रेज में। अब देखो, यहाँ पर हमें पता है हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। ये नॉर्मल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इधर भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इसको मैंने दे दिया नेम एन डैश, तो इसको दे देती हूँ मैं नेम एम और एम डैश का। अब हम इसके एंगल्स को मार्क कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें पता है कि जो एंगल है, एंगल आई कौन सा होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। तो ये एंगल आई हो गया। एंगल आर कौन सा था? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का। ठीक है, यहाँ पर मैंने आर एस लिख दिया। ये रिफ्रैक्टेड रे है बेसिकली, इसको आर आर ही रहेगा ये। अब यहाँ पर ये जो हो गया एंगल आर हो गया, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये भी एंगल आर हो गया। हालांकि जो अब ये इमरजेंट रे है उसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगा, और ये एंगल इमरजेंट रे का एंगल हो गया एंगल ई। क्लियर? तो ये इस तरह से हमारा कुल मिलाकर के हमने देखा एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई बन जाते हैं।
अब एक चीज़ जो तुम्हें ध्यान देना है वो ये है कि जब हमने ग्लास स्लैब के केस में जो इंसिडेंट रे थी उसको आगे एक्सटेंड किया था, उसी तरह इसको भी आगे एक्सटेंड करना है। तो मैंने इस रे को आगे एक्सटेंड कर रही हूँ लाइक दिस। इसको जब आगे एक्सटेंड किया तो उस केस में क्या होता था कि रे जब हम एक्सटेंड करते हैं तो वो इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक जब हम इसको इमर्जेंट रे को भी पीछे की साइड में एक्सटेंड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से एक्सटेंड होगी और दोनों रेस को एक जगह पर काटती हैं रेस, और इसको हम कहते हैं एंगल डी। यहाँ पर ये क्या हुआ है, एक एंगल ऑफ डेविएशन बन जाता है जिसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं। तो क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, इंसिडेंट रे को हमने आगे एक्सटेंड किया है, इधर हमने इमर्जेंट रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। दोनों जो हैं वो अब एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं और एक एंगल बन जाता है। इस एंगल को हमने क्या नाम दिया, एंगल डी का नाम दिया, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो एंगल है ये एंगल बन जाता है आपका एंगल ए। तो इस तरह से ये एंगल जो एंगल ऑफ प्रिज्म है इसको हम एंगल ए से शो करेंगे, और यहाँ पर हम जो है वो नेमिंग भी कर देते हैं प्रिज्म की ए बी सी। अब ये इस तरह से आपका एक पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया है। अब जान लेते हैं कि इसमें कौन सा एंगल और कौन सी रे क्या शो कर रही है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो ये हमारा P, और यहाँ पर 2 पॉइंट पर भी मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ जहाँ पर ये ज्वाइंट हो रहे हैं, नॉर्मल काट रहा है इस प्रिज्म को। ये E हो गया सपोज इस केस में, और यहाँ पर ये हो गया F, ठीक है, जहाँ पर इमर्जेंट रे काट रही है प्रिज्म को। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं PE। PE क्या है, इमर्जेंट इंसिडेंट रे है। PE क्या है आपकी, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, राइट। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर EF, ये EF है जो कि रिफ्रैक्टेड रे है। तो EF हमने लिख दिया, इट इज़ रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे हुई है, रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हमको FS। FS हो गया हमारा इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। इतना क्लियर हुआ? देखो हमने तीनों रेस हमने देख ली हैं कि एक हमारी है इंसिडेंट रे, एक है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी हमारी इमरजेंट रे। अब हम एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो एंगल आई कौन सा है, एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंगल आई हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर हो गया यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर आई लिखना मिस हो गया है, एंगल आई लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल आई। इसी तरह एंगल आर हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि ये एंगल है आपका आर। फिर एंगल आई की बात कर लेते हैं, इस वाले एंगल की, एंगल ई की। एंगल ई हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। फिर एक आता है आपका एंगल डी। एंगल डी हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर डेविएट कर रही है रे, देखो यहाँ पर रे गई और ये इस तरह से इस एंगल के साथ में डेविएट की है, नहीं तो ये रे यहाँ जाती और ये रे यहाँ से मुड़ गई, जो इमरजेंट रे है, यानी कि डेविएशन हुआ है। तो डेविएशन हो गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। और एंगल ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो ये सब पूछे जाते हैं आपसे, इसीलिए मैं पूरा लिख कर आपको दे रही हूँ कि आप ध्यान से इसको कर लेना। एंगल ए इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ? हमने पूरी एक्टिविटी करी और सारे इसके एंगल समझ लिए, कौन सा एंगल एमरजेंस का एंगल है, कौन सा आई। अब देखो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन का एंगल है ना, वो एंगल आई से छोटा है। एंगल आर जो है वो आपका एंगल आई से स्मॉलर है, दैट इज़ स्मॉलर देन एंगल आई, ठीक है। उसी तरह से यदि देखोगे तो एंगल ई जो है वो ग्रेटर, क्योंकि फिर से रे जो है वो रेयर मीडियम में आएगी फ्रॉम डेंसर। तो एंगल ई जो है आपका वो फिर से ग्रेटर हो गया देन एंगल आर। और एंगल आई और एंगल आई एंगल आई और एंगल ई जो आपका एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा, क्योंकि रे जो है वो सेम मीडियम में से जा करके फिर सेम मीडियम में बाहर आ रही है, यानी यहाँ भी एयर है मीडियम और यहाँ भी एयर है मीडियम। इतना कर लिया हमने। अब हम देखेंगे डिस्पर्जन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म,
ये तुमने कई बार देखा होगा कि जब आप लोग स्केल से कभी देखना बाहर धूप में जा करके, तो जो सनलाइट है वो कुछ रेनबो जैसा बनाती है, पूरा आपका विवग्योर जैसा उसमें दिखता है। स्केल में कौन सी बात कर रही है, जो स्केल कुछ इस तरह के डिज़ाइन का होगा जिसमें कि यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रिज्म जैसी शेप आ जाती है, उठा हुआ होता है लाइक दिस, ऐसे करके जो एक स्केल होता है आपका। आई एम सेइंग फॉर दैट वन स्केल, ये आपका स्केल का कुछ इस तरह से एक डिज़ाइन होता है। तो ये जो आपका साइड वाला पोर्शन है ना, यहाँ से आपको रेनबो दिखता है। तो इस तरह से स्केल से भी आप देख सकते हो। फिर जैसे रेनबो बनता है तो रेनबो में आपको 7 कलर्स दिखते हैं। जैसे ये प्रिज्म है, एक्टिविटी देखो क्या आपने क्या किया है। सपोज हम इसमें भी एक्टिविटी कर सकते हो आप, कि आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड में हल्का सा यहाँ पर होल करके वहाँ से एक वाइट लाइट को पास करना है, और फिर प्रिज्म रखा है, यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देनी है। इस स्क्रीन पर आप देखोगे कि आपको ये विवग्योर दिखाई देगा। तो ये विवग्योर जो दिखाई देता है, सबसे पहले तो ये समझ लो विवग्योर का सीक्वेंस होता है, इसको हम कहते हैं विवग्योर। विवग्योर, तो देखो ये जो विवग्योर होता है इसमें हमेशा कलर किस सीक्वेंस में होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे वायलेट हो गया, फिर इंडिको, फिर ब्लू, ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब यही सीक्वेंस क्यों होता है, हमेशा विवग्योर में सीक्वेंस सेम क्यों होता है, इसका भी रीज़न होता है। यहाँ पर तुम बैंडिंग यदि देख रहे होगे तो क्या दिख रहा है कि रेड कलर जो है वो कम बैंड हो रहा है, और जो वॉयलेट कलर है वो बहुत ज़्यादा बैंड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि विच कलर बैंड्स द लीस्ट, विच कलर बैंड्स द मोस्ट। आपको लिखना होगा यहाँ पर वॉयलेट कलर बैंड्स द मोस्ट एंड रेड कलर बैंड्स द लीस्ट। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब प्रिज्म से लाइट एंटर की प्रिज्म में, तो ये सारे अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि अपने कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो गई या स्प्लिट हो गई, इसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। यहाँ पर ये ध्यान रखना वाइट लाइट का जिक्र हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कलर्ड लाइट होगी, वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन। जब वाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, इसको हमने क्या कहा, डिस्पर्जन कहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कलर्स का एक बैंड जैसा बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो लिख सकते हो आप, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 colors obtained after dispersion, और लिख सकते हो obtained, और VC कुछ भी लिख सकते हो, obtained after dispersion is called स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशन मिल गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, सारी डेफिनेशंस आपको याद रहना चाहिए। डिस्पर्जन क्या होता है, साथ ही आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें स्पेक्ट्रम, देखो क्या मिला हमको, ये जो मिला है आपको ये स्पेक्ट्रम है। अब सेकेंडली मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से यहाँ पर लाइट जो है वो अपने डिफरेंट एंगल से यहाँ पर डिस्पर्स होती है या मूव करती है या ट्रैवल करती है थ्रू द प्रिज्म। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका वायलेट का अलग एंगल होगा, इंडिगो का अलग एंगल है, ब्लू का अलग एंगल है, तो इस तरह सारे कलर्स का अपना अपना अलग एंगल है। अब ये एंगल्स अलग क्यों, क्योंकि हर कलर की लाइट की अपनी एक अलग स्पीड है, तो स्पीड के हिसाब से उनका जो है वो एंगल बनता है जब वो प्रिज्म के थ्रू लाइट जाती है, पास होती है, और उसी एंगल से जब वो डेविएट करती हैं तो उसी तरह से ही हम देख सकते हैं कि एक हमें बैंड मिल जाता है डिफरेंट कलर्स का। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो रेड कलर लीस्ट बैंड हो रही है, लेकिन जो हम स्पीड की यदि हम बात करेंगे तो स्पीड रेड कलर की सबसे ज़्यादा होगी, और जो वायलेट की स्पीड है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो स्पीड रेड लाइट की सबसे ज़्यादा है और स्पीड वायलेट लाइट की सबसे कम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लैम्डा जो है वो आर का, यानी कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है, इसको लिख लो वेवलेंथ तो याद रहेगा तुम्हें। तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, ठीक है, क्या है, इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर।
हमेशा ध्यान रखना रेड। अब ये क्यों होती है ग्रेटर, देखो जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ क्या है, इस तरह से जो वेव्स हैं उसकी लेंथ। तो सपोज़ ये हम बना लेते हैं वेवलेंथ, एक इस तरह समझने की कोशिश करो कि ये हमारी एक ब्लू लाइट है, तो उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, लेकिन रेड की वेवलेंथ इस तरह से जा रही है, तो ये लंबी वेवलेंथ है। तो ये इस तरह से एक लंबी वेवलेंथ मिल रही है। तो जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी है, और जो ब्लू वायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है। और उसी सीक्वेंस में आप कह सकते हो कि रेड से लेके वायलेट तक जाते पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो इसकी स्पीड इसीलिए रेड लाइट की सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। तो जो इसका डेविएशन है यहाँ पर, रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, ये नोट कर लो ध्यान से, रेड लाइट बेंड्स द लीड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंड्स द लीस्ट एंड वायलेट बेंड्स द मोर। वायलेट लिख लो, लाइट बेंड्स द मोस्ट। क्लियर हो गया? इससे समझ लो कि ये ज़्यादा बैंड कर रही है लाइट, यहाँ से देख सकते हो आप एंगल, और यहाँ से एंगल इसका कम बन रहा है, तो यानी ये बैंड्स द मोस्ट वायलेट लाइट, रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट। अब देखो ये किसने सबसे पहले देखा था स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को? सबसे पहले देखा था आइजैक न्यूटन ने। तो आइजैक न्यूटन ने बहुत कोशिश की कि किस तरह से हम यदि इसी कंपोनेंट जो कलर्स हमारे मिले हैं 7, इनको हम आगे भी दूसरा एक प्रिज्म रखें तो क्या और कलर्स हमको मिलेंगे? तो वो तो नहीं मिले। तो जब न्यूटन ने दूसरे प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो वाइट लाइट जो कंपोनेंट कलर्स में थी, और कंपोनेंट कलर को जो हमने आगे, क्योंकि वो तो ये चेक कर रहे थे कि आगे और भी कलर में डिस्पर्जन होगा, लेकिन जब उन्होंने इस पोजीशन में रखा प्रिज्म को, तो फिर से वाइट लाइट में ही वो लाइट दिखाई दी। मीन्स उन्होंने क्या इससे बताया कि वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, यानी उसमें और कलर्स हैं ही नहीं, वाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये कई बार इस तरह से भी आता है एमसीक्यू में कि आपको ये पिक्चर्स दी होंगी जिसमें सेकंड प्रिज्म जो P2 है ना, वो कई बार टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह से रख देते हैं। ठीक है, आपको बताना होता है कि सही पोजीशन कौन सी है। एक पोजीशन आपको ये भी मिलेगी जिसमें इन्वर्टेड है, आपको उसको टिक कर देना है। आया समझ में? क्योंकि जब तक आप इन्वर्टेड पोजीशन में नहीं रखोगे आपको वो सिचुएशन फिर से नहीं मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हाउ कैन वी गेट वाइट लाइट अगेन फ्रॉम दिस डिस्पर्स्ड लाइट? तो सिंपल सी बात है कि हम उसको इन दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के आगे उल्टा करके रखेंगे और हमें वाइट लाइट मिल जाएगी। तो इसको जो सबसे पहले देखा था वो किसने देखा था? आइजैक न्यूटन ने। और उन्होंने ही कहा था कि जो वाइट लाइट है दैट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, रिफ्रैक्शन भी समझ में आया होगा, डिस्पर्जन भी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमेशा याद रखो, ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो पहली चीज़ तो क्या होता है कि जो रेनबो होगा वो सन जहाँ पर है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सन। ये एक चीज़ याद रखना है। सेकेंड थिंग, कैसे बनता है रेनबो? देखो रेन जो हमने रेन को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत सारी पानी की बूंदें। तो जो रेनबो हम देखेंगे तो हमने पानी की बूंदों से रेनबो कैसे बनता है हमने देखा, प्रिज्म डिस्पर्स करता है लाइट को। तो एक्चुअली जो वाटर की ड्रॉप है ना उसको भी एक प्रिज्म की तरह से माना जा सकता है। तो कुछ इस तरह से सपोज एक रेन ड्रॉप को हम मान के चलते हैं कि इस तरह से कुछ रेन ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे एक रेन ड्रॉप से नहीं, बहुत सारे रेन ड्रॉप से मिलकर के एक रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है कि रेनबो जब फॉर्म होगा तो पूछा जाता है आपसे क्या क्या फिनोमेना इसमें यूज़ हुए हैं। तो देखो होता क्या है, ये आपका सपोज हमने एक वाटर ड्रॉपलेट के साथ में कोशिश करेंगे इसको समझाने की, और ऐसे समझ लो कि बहुत सारे रेन ड्रॉप्स होंगी जिसमें हमको जो है वो इस तरह से रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, अब सपोज लाइट जो है हमारी इंसिडेंट लाइट जाएगी। तो इंसिडेंट लाइट जब जाएगी तो हमारी ये लाइट सपोज इस तरह से गई, ये यहाँ पर गई, तो अब ये रेन ड्रॉप पर पड़ी। रेन ड्रॉप पर पड़ी तो क्या होगा, यहाँ पर ये लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगी और अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में ये यहाँ पर डिस्पर्स भी हो जाएगी।
और डिस्पर्स हो जाएगी, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और इस तरह से फिर लाइट हमको बाहर आती दिखेगी। देखो क्या क्या फिनोमेना यहाँ पर लग रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। देखो इस पॉइंट पर सपोज ये मैंने पॉइंट ए माना, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया, और ये पॉइंट मैंने सी मान लिया, ठीक है। तो ए पर क्या हो रहा है, ए पर सबसे पहले, ए पॉइंट पर सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ है। लाइट का क्या हुआ, पहले रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन के साथ ही साथ क्या हुआ है, डिस्पर्जन भी हो गया लाइट का, क्योंकि लाइट अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हुई है, फिर यहाँ पर ये लौटी है अपनी डायरेक्शन में, वो 7 कलर्स पूरे लौटे हैं। तो एट पॉइंट बी पर क्या होता है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये दो फिनोमेना आपने समझ लिए। उसके बाद पॉइंट सी पर क्या होगा, लाइट फिर से रिफ्रैक्ट होकर के बाहर आएगी। जो डिस्पर्स्ड लाइट है, ये डिस्पर्स्ड लाइट है, ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुकी है, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये सारे फिनोमेना आपको याद रखने हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि किस तरह से एक रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे ही हमारी ये सनलाइट जो है वो एंटर करेगी रेन ड्रॉप के अंदर, तो सबसे पहले ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका, और जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा, ये लाइट अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में जो है वो स्प्लिट कर जाएगी, बंट जाएगी, और फिर यही लाइट 7 कंपोनेंट कलर ऐसे कि ऐसे इसके फिर से क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के साथ ही ये लाइट जब बाहर आएगी, इस बूंद से, पानी की बूंद से जब लाइट बाहर आ रही है, तो सी पॉइंट पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। किसका होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। जो लाइट ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुकी है उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इस तरह से आपका रेनबो फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझना इसको। साथ ही इसका ये जो क्वेश्चन है इसका आता है, इसका पूछा जाता है बोर्ड में भी, बहुत बार आ चुका है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रेनबो की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। तो इस तरह से ये सारे फिनोमेना आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करना यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो। और कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है, वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। साथ ही यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जब नया वीडियो पड़ता है चैनल पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।